Hello friends, myself Mayank Srivastava from Mechanical Engineering Department of Ambalika Institute of Management and Technology, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. आज का मेरा टॉपिक है मटेरियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जैसे अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि 5 टाइप्स की थ्योरीज़ होती हैं, अलग अलग रिसर्चर ने अलग अलग अपने व्यूज़ दिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो हमने आपको बताया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी कंपोनेंट मूविंग पार्ट में है या मशीनरी कंपोनेंट है तो उसमें कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, या एक स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा हो रहा है तो कंबाइंड स्ट्रेस डेवलप होगा, अगर कंबाइंड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो उसके लिए कौन सी थ्योरी बेस्ट सूटेबल होगी। और ये सारी थ्योरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म होता है कि आप सेफ़ डिज़ाइन कर सकें किसी भी कंपोनेंट का, या किसी भी मान लीजिए बियरिंग्स है, अब बियरिंग कैसे सेफ डिज़ाइन होगी, तो उसके लिए भाई साइक्लिक लोडिंग लग रही है, बहुत देर तक वो चलेगी। किसी भी मान लीजिए शाफ्ट में उसको लगाया जा रहा है तो उसके ऊपर सेवरल टाइप्स की लोडिंग आएंगी, साइक्लिक लोडिंग आएगी, शियर फोर्स भी आएगा, एक्सियल फोर्स भी आएगा। तो जितने भी टाइप्स की लोडिंग आ रही हैं उन सारे लोडिंग को समझने के लिए, कंबाइन करने के लिए, उसका टेस्ट करने के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करा गया। उसके ही थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब ये आपकी थ्योरीज़ हैं, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसी को आप डिनोट करते हैं MPST से, और ये रैंकाइन जी ने दिया था, उसे रैंकाइन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्योर विल अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। मतलब इस थ्योरी में ये बताया गया कि फेल्योर, कोई भी मटेरियल फेल तब करेगा जब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस उसकी इलास्टिक लिमिट तक पहुंचेगा या उसके बाद हो जाएगा, उसके आगे चला जाएगा, तब वो थ्योरी, तब वो मटेरियल आपका फेल हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए हर इंसान की या हर ह्यूमन बीइंग की अपनी एक क्षमता होती है किसी भी चीज़ को बियर करने की। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे बियॉन्ड लिमिट जा रहा है, तो बियॉन्ड लिमिट का क्या मतलब हुआ कि अब हम इलास्टिक लिमिट के पार हो रहे हैं, मतलब अब हम अपनी रीगेन शेप को या अपने टेम्परामेंट को रीगेन नहीं कर सकते हैं, वो हमारे इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जा रहा है। तो इस थ्योरी में यही बताया गया कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो अगर इलास्टिक लिमिट के इक्विवेलेंट रहेगा या उससे कम रहेगा तब तक तो हम सेफ़ हैं, और वरना क्या होगा, आपका मटेरियल फेल हो जाएगा। आपका बेस्ट एग्जांपल, ये सारी थ्योरी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। आप अपने ऊपर ही ले सकते हैं इन चीज़ों को। सेकंड क्या है, या इसी में आगे देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्योर विल अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस रीचेज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एट इलास्टिक लिमिट। जितनी इलास्टिक लिमिट पे पहुंचेगा वहीं पे फेल हो जाएगा। इसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितने फैक्टर तक कोई भी मटेरियल को डिजाइन करें और वो सेफ रहे। अगर एग्जांपल लेते हैं, हम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिफ्ट है, अब लिफ्ट 8 आदमी के लिए डिज़ाइन है, अब 8 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। अगर कहीं लिखा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1, मतलब कि उसमें 8 आदमी के लिए डिज़ाइन है तो 8 आदमी ही उसमें बैठ सकते हैं। अगर यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, इसका मतलब कि 16 आदमी उसमें परमिट हो सकते हैं, लेकिन लिखा ज़रूर है कि ओनली 8 पीपल्स आर अलाउड फॉर दिस लिफ्ट, ये लिखा होगा। लेकिन वो डिज़ाइन इसलिए करा जाता है क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसीज होती है, कहीं पे भी जितना लिखा होगा आदमी उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करता है, तो अगर करेगा तो फेल होने के चांसेस होंगे। तो जितने भी डेंजरियस या लॉन्ग टर्म्स या हाई लोडेड कैपेसिटी वाली चीज़ें होती हैं उनकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा दी जाती है। उसके पीछे भी रीज़न है। जैसे आप डैम का एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी पुल का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप देखें कोई भी पुल है या डैम है तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत बढ़ाई जाती है, या ओवरब्रिज है, आप देखिए ओवरब्रिज की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है। क्यों क्यों बढ़ाई जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, वो अननोन लोड होता है। हो सकता है एक बार में 2 गाड़ी चले, अब उसमें डायनेमिक लोडिंग भी आ रही है, उसका खुद का वेट है तो उसके कारण स्टैटिक लोडिंग भी आ रही है, तो उसके कारण क्या होता है, वो फेल्योर के चांसेस बढ़ते हैं। तो जब फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उस चीज़ को सेफ रीजन में लाने के लिए आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं। फॉर अगर यही ओवरब्रिज के केस में देखा जाए, अगर लोडिंग आपका, आप सोचिए एक साथ 10 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, 20 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, तो हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी 10 to 20 टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, या बढ़ा करके ही दिया जाता है।
क्यों? अगर ऐसा नहीं करें, क्योंकि वहाँ अननोन लोड है। अब हमें नहीं पता है कि 4 गाड़ी दिन में पास होंगी कि 10 गाड़ी होंगी, कि किसका कितना टन, कितना वेट, कितना लोड होगा। तो उस चीज़ को सेफ रीजन में करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज करा जाता है। जितना ज़्यादा अननोन लोड होगा या जितनी ज़्यादा लोडिंग की कैपेसिटी होगी जहाँ पर, वहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतना ही ज़्यादा दिया जाता है। अब एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये भी होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी किस मटेरियल की कितनी दिया जाए या कहाँ पर कितनी दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपका कोई भी, फॉर एग्जांपल हम चेयर का एग्जांपल लेते हैं, अब चेयर में केवल एक आदमी की बैठता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी 2 दे दो कि एक से ज़्यादा 2 बैठेंगे। अगर आप उसकी ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे तो आपको मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और जब आप मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है कि आपकी मनी प्लस मैन पावर प्लस टेक्नोलॉजी प्लस टाइम, ये 3-4 जो टर्म्स हैं ये बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं किस पे? आपके आउटकम्स पे, जो आपको चाहिए। इसलिए आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ को मजबूती बना दो। अब आप खुद ही सोचो, अगर मान लो आपको बाइक है, अब बाइक में 2 आदमी के लिए तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी 5 दे दो कि अगर मान आदमी दिया क्यों जाता है? क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं, जो उसको डेवलप करते हैं कोई भी मटेरियल को, वो उन्हें पता होता है कि उसमें 2 के बजाय 3 बैठेंगे। लेकिन होता क्या है कि वर्स कंडीशन लेके चलते हैं कि हो सकता है वो किसी चीज़ को, उस बाइक से किसी चीज़ को खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 5 दे दी गई तो उस केस में क्या होगा? इसका मतलब उसमें अगर आप 10 आदमी भी बैठ जाएंगे तो भी वो फेल नहीं होगा। लेकिन वो बोला जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, मतलब या 1 है, एक आदमी के लिए सेफ है या 2 आदमी के लिए सेफ है, उससे ज़्यादा बैठेंगे तो फेलियर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का। इसलिए कोई भी डिजाइनिंग प्रोसेस या कोई भी डिजाइनिंग एनालिसिस या कोई भी मटेरियल बनाने से पहले जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे हम देखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर विद इन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा तो फेल नहीं होगा, मतलब लेस देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा तो फेल नहीं होगा, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो फेल्योर के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए कहीं लिखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए लिफ्ट का ही लिए थे एग्जांपल, अगर 2 लिखा है इसका मतलब 16 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। अब 15 तक तो सेफ है, जब 16 बैठेंगे तो उसमें क्या है, फेल्योर के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे और एक समय आएगा तुरंत फेल्योर हो जाएगा, सडन फेल्योर हो जाएगा। तो इसीलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप यूज करते हैं। सेकंड क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप डिनोट करते हैं MSST से शॉर्ट फॉर्म होता है। इसको दिया था गेस्ट एंड टेरेस्कास थ्योरी भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेल्योर विल occur when maximum shear stress of the combination of principal stress exceed means बढ़ जाता है, किससे? value obtained for the shear stress at yielding in the uniaxial tensile test। अगर हम यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट करते हैं और इसमें शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना डेवलप हो जाता है कि वो यील्ड पॉइंट के बियॉन्ड पे चला जाता है, तो क्या होगा? इस थ्योरी ने बताया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फेल्योर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, इसको दिया सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोला जाता है। इसमें क्या बताया गया कि मैक्सिमम वो फेल्योर विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सीड द स्ट्रेन एट द यील्ड पॉइंट। मतलब कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो आएगा या डिफॉर्मेशन जो होगा वो अगर एक्सीड कर जाए तो क्या होगा? स्ट्रेन यील्ड पॉइंट से, तो क्या होगा? फेल्योर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। फिर लास्ट में आता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसे हैगेस थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके 2 कंडीशन है कि कब फेल होगा और कब सेफ होगा। तो फेल्योर का जो कंडीशन दिया गया, फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर फेल्योर कब होगा? ये कि जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेस देन हो जाएगी, मतलब कम हो जाए, ग्रेटर देन हो जाएगी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ यील्ड पॉइंट। मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है पर यूनिट वॉल्यूम अगर बढ़ जाती है, किससे? पर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के यील्ड पॉइंट से, तो उस केस में क्या होता है? आपका फेल्योर हो जाता है, कंडीशन ऑफ फेल्योर कहा जाता है उसे। उसी को डिनोट करा गया TSE, पर यूनिट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इस यील्ड पॉइंट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब इसी में क्या होता है? एक होता है फेल्योर कंडीशन और एक होता है आपका सेफ कंडीशन। अब सेफ कंडीशन में दिया गया कि अंडर टेंशन टेस्ट कंडीशन ऑफ द सेफ डिजाइन, मतलब ये तो फेल्योर का चांस आपने देख लिया। अब सेफ डिजाइन का क्या कंडीशन होता है? सेफ डिजाइन में होता है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज लेस देन और इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट यील्ड पॉइंट अंडर टेंशन टेस्ट। मतलब टेंशन टेस्ट, मतलब टेंसाइल टेस्ट करा गया और टोटल स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो लेस देन या इक्वल टू रही, किसके?
स्ट्रेन एनर्जी के पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर टेंसाइल टेस्ट, तब उस केस में क्या होता है आपका, ये थ्योरी जो है सेफ रीजन में मानी जाती है जब लेस देन होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी देखा जाए तो दो चीज़ों पर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फेल्योर होते हैं, एक यील्डिंग होता है, एक फ्रैक्चर होता है। इससे पहले ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं कि व्हेन अ मशीन एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द मोड ऑफ फेल्योर। मतलब कि कोई भी मशीन पार्ट है और उसके ऊपर सेवरल टाइप्स के लोड लग रहे हैं या कम्बिनेशन ऑफ लोड लग रहे हैं, तो हमें प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि हमारा मटेरियल कितने लोड तक फेल रहेगा या हम किस मैथोलॉजी पर डिजाइन करें उसे। प्रिडिक्शन पहले से ही करोगे तभी तो सेफ रीजन में काम कर पाओगे आप। तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस थ्योरी को पढ़ते हैं और इस थ्योरी के मेथोलॉजी को समझते हैं। तो उसमें इसमें आगे और क्या है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट द मोड ऑफ फेल्योर सो दैट द डिजाइन मेथोलॉजी मे बी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर फेल्योर क्राइटेरिया। किसी भी पर्टिकुलर फेल्योर क्राइटेरिया पे डिजाइन को बेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितनी भी आपको फेल्योर क्राइटेरिया आपको बता रहे हैं उनमें किसी भी कंडीशन को वो फॉलो करे, उसके नॉर्म्स को फॉलो करेगा। अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, डिस्टॉर्शन आएगा, फेल्योर आएगा। इसीलिए ये जितनी भी कंडीशन दी गई हैं इनको फॉलो करेगा या इनके नॉर्म्स को फॉलो करेगा तो अंडर सेफ रीजन में आएगा। अब क्या है नेक्स्ट कि इन मशीन डिजाइन एन एलिमेंट इज सेट टू हैव फेल्ड इफ इट इज if it is ceases to perform its function। मतलब कोई भी मशीन को फेल्योर के केस में कब मानेंगे या पूरी तरह से काम करने में असमर्थ कब मानेंगे, जब वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में 100% फेल हो रहा है या सीज हो रहा है, पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं मटेरियल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है या किसी टेक्नोलॉजी में कोई इशू आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इन थ्योरी को पढ़ते हैं। अब बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक यील्डिंग होता है, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल फेल्योर। एक यील्डिंग होता है और एक फ्रैक्चर होता है। दो तरह के मैकेनिकल फेल्योर होते हैं। यील्डिंग में क्या होता है, जो आपको बताया था कि इलास्टिक लिमिट से आपका प्लास्टिक लिमिट पहुंचा, फिर अपर यील्ड पॉइंट होता है, अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट होता है और उसके बाद आपका स्ट्रेस कम देते हैं लेकिन अपने आप ही डिफॉर्मेशन होता चला जाता है। तो वो यील्डिंग पे पॉइंट के बियॉन्ड जब जाता है तो फेल्योर होता है। इसमें वही चीज़ आपका है, इसमें क्या है कि दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन में एक्सेसिव डिफॉर्मेशन आता है, द मशीन पार्ट अनसुटेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, जिसके कारण मशीन पार्ट सुटेबल नहीं होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में, एंड मोस्टली अकर इन डक्टाइल मटेरियल, और ये ज़्यादातर अकर होता है डक्टाइल मटेरियल में। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्चर। फ्रैक्चर में क्या होता है, इन दिस केस द कंपोनेंट टीयर्स अपार्ट्स इनटू अ टू और मोर पार्ट। मतलब कि कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें लोड लगाया जाए और वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में फट जाए या कट जाए या टीयर अप हो जाए, अलग हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, आप फ्रैक्चर यूज करते हैं। फ्रैक्चर बेसिकली आपका ब्रिटल मटेरियल में यूज होता है। दिस इज मोस्टली अकर इन ब्रिटल मटेरियल। उसके बाद आपका है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है, रैंकाइन ने क्या बताया, किस पे सेफ होता है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। रैंकाइन स्टेट्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एज फॉलोज, a material fails by fracturing when the largest principal stress exceed the ultimate tensile stress या strength in a simple tension test। मतलब कि maximum principal stress जो है वो एक्सीड कर जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ से टेंशन टेस्ट में, तो वो इस थ्योरी में को फॉलो करेगा। वो इस थ्योरी में बताया गया रैंकाइन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू एमपीएसटी मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी कंडीशन, फेल्योर विल अकर व्हेन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज ग्रेटर देन फेल्योर स्ट्रेस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS इज इक्वल टू 1। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि FOS 1 है। FOS 1 मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओवरऑल मतलब कि जितना है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मान लो 8% के लिए डिजाइन है तो 8 ही के लिए वो यूज हो रहा है, या 2% के लिए डिजाइन है तो 2% उसमें बैठ रहे हैं, तो वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 कहलाता है। फिर क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस थ्योरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि दिस थ्योरी इज सुटेबल फॉर सेफ डिजाइन ऑफ अ कंपोनेंट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल अंडर द लोडिंग ऑफ ट्राई एक्सियल और बाई एक्सियल बिकॉज ब्रिटल मटेरियल आर अरेंज्ड इन अ वीक इन टेंशन।
मतलब कि इस थ्योरी में ये बताया गया कि ये ब्रिटल मटेरियल का यूज होता है जब उसमें ट्राई एक्सेल या बाई एक्सेल, ट्राई एक्सेल मतलब 2 से ज़्यादा और बाई एक्सेल मतलब 2, कोई भी ब्रिटल मटेरियल अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोड यूज हो रहा है तो उसमें आपका ये ब्रिटल मटेरियल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है उस केस में जब आपका क्योंकि ये वीक होता है टेंशन में वीक मीन्स जब आप इसको खींचते हैं तो ये जल्दी टूट जाता है, एलोंगेट कम करता है, आपका डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कम होती है, तो उस केस में जब भी फेल्योर होगा तो वो ब्रिटलनेस के केस में ये थ्योरी बताता है कि ये इस केस को अगर फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। और this theory is not suitable for the safe design of machine component made up of ductile material because ductile material are weak in shear। अगर इस थ्योरी को आप किसी डक्टाइल मटेरियल पे टेस्ट करते हैं तो ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, या अच्छे से बताएगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट इसका सही नहीं आएगा, क्योंकि वीक इन सीयर। अगर सीयरिंग में, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल सीयर फोर्स के लिए वीक होता है, तो उस केस में इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन होगा 1 से तो ये आपका सेफ कंडीशन कहलाएगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ग्रेटर देन 1 मतलब कि अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 2% के लिए अलाउड है और आपने अगर इसका 4 के लिए दे दिया या 10% के लिए दे दिया, जितना ज़्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी देंगे उतना ही ज़्यादा आप सेफ होते चले जाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में, उसके फेल्योर होने में आपका सेफ रीजन होगा। तो वही चीज़ बताएगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर ग्रेटर देन 1 है तो आप उतना ही ज़्यादा सेफ होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज लेस देन आर इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो आती है या डेवलप होती है वो परमिसिबल स्ट्रेस मतलब जितना होनी चाहिए उससे अगर कम है तो आप हमेशा सेफ रीजन में होंगे। वेयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू फेल्योर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप ये निकालते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिए उसके अकॉर्डिंग ही तो आप उस पर स्ट्रेस दे सकते हैं। भाई मान लीजिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने 10 दे रखी है किसी भी आपका ओवरब्रिज का, तो जब 10 दे रखा है, 10 मतलब अगर मान लो 500 टन है तो 500 टन की बियरिंग कैपेसिटी आपने अगर 10 दिया है तो 5000 हो सकता है। तो 5000 अगर दे रखें तो उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। लेकिन देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही होता है कि आपको ये कंसीडर करना पड़ता है कि हमको कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना है, कितने मटेरियल पे कितना लोडिंग आएगा और कौन सा मटेरियल कितने देर तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप maximum permissible stress is less than and equal to yield shear stress per unit। नेक्स्ट पे आते हैं। अब फेलिंग फैक्टर्स मतलब कौन कौन से फेलिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे आप मटेरियल आपका फेल करता है। वो होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन और एनर्जी। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। अब पहला होता है उसमें प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल और नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है वो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताएं। सीयर में क्या होता है आपका टेंजेंशियल फोर्स लगता है, उसके कारण अगर दो प्लेन आपस में हैं और उसमें कोई भी शेयरिंग लग रहा है, मतलब एक फोर्स आपका राइट साइड लग रहा है एक लेफ्ट साइड लग रहा है, उसमें अगर कहीं पे भी शेयरिंग आ रहा है या प्लेन आपका शेयर स्ट्रेस में जनरेट तभी होती है जब दोनों प्लेन के सरफेस पे जो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो अलाइंड ना हो मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हो, तो उसके कारण जो फेल्योर आता है वो शियर स्ट्रेस फेल्योर का रहता है। इसी तरह स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन में जो डिफॉर्मेशन आता है उसे प्रिंसिपल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगर आप एनर्जी की केस में बात करें, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी के बियॉन्ड लिमिट अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो भी आपका फेल्योर होगा। और अगर शियर स्ट्रेन की बात करें उसके बियॉन्ड डिफॉर्मेशन हो रहा है या उसके बियॉन्ड कोई भी चीज़ जा रही है तो भी आपका फेल्योर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाने की कोशिश कर रहे थे, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया गया है। इस डायग्राम से आप बहुत आसानी से, ये डायग्राम अगर देखा जाए तो बेसिकली यूटीएम के ही थ्रू लेकर के आते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के ही थ्रू ये डायग्राम आता है। मीन्स इस डायग्राम के थ्रू आप क्या करते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल को आपको सेलेक्ट करना है कोई भी कंपोनेंट में, तो वो कब फेल होगा, कब तक इलास्टिक लिमिट में रहेगा, कितने दिन तक आप उसको यूज कर सकते हैं, तो वो आप कोई ऐसे सिंपल, अगर मान लीजिए एक लोडिंग आ रही है तब तो आप निकाल सकते हैं मैनुअली, लेकिन एक से ज़्यादा आ रही है तो आप क्या यूज करेंगे, यूटीएम। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए टरबाइन का एग्जांपल लेते हैं,
अगर कोई भी पावर प्लांट है उसमें टरबाइन लगी हुई है, अब टरबाइन स्टेब्लिश है अपनी जगह पे, अब उसमें जो है स्टीम आ रही है। अब स्टीम कहाँ से आ रही है? बॉयलर से आ रही है। अब बॉयलर से स्टीम आई, किस पे गई? टरबाइन ब्लेड पे गई। अब टरबाइन ब्लेड पे जब भी स्टीम पड़ेगी तो ब्लेड की के ऊपर कौन कौन से लोड आएंगे, क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी ब्लेड की डिजाइनिंग में। क्यों? क्योंकि उसी के हिसाब से आप उस पर कर्व जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, अब ब्लेड कौन से मटेरियल का सेलेक्ट करना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें कितना कौन कौन से कंपोजिशन होने चाहिए, किस कॉन्फ़िगरेशन से मिलकर के बना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना, बियरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि भाई स्टीम आ रहा है तो स्टीम की काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो अब ऐसा ना हो कि आप ऐसी ब्लेड बना दें कि स्टीम आए और उसके बाद ब्लेड ही गल जाए कुछ समय बाद, तो वो कैसे आप पता करोगे? क्योंकि जितने भी हाई जनरेटेड या हाई कैपेसिटी वाली चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये लोड को निकालना, ये फेल्योर को समझना, ये टेस्टिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है, एक तरफ स्ट्रेस दिया हुआ है और एक तरफ आपका स्ट्रेन दिया हुआ है। ठीक है, वाई एक्सिस स्ट्रेस को डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस आपको स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। स्ट्रेस आपको बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ पे लोड लगाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी डेवलप होती है, अगर वो टेंजेंशियल लोड है तो टेंसाइल स्ट्रेस, अगर आपका कंप्रेसिव लोड है, दोनों आमने सामने हैं, एक ही अलाइन डायरेक्शन में है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाता है। और अगर आपका किसी भी सरफेस के टेंजेंशियल है, मान लीजिए ये सरफेस है, इसके टेंजेंट पे जा रहा है, तो वो आपका शियर स्ट्रेस कहलाता है। इसी तरह स्ट्रेन क्या होता है? डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, किसी भी लेंथ में डिफॉर्मेशन हो रहा है, या मान लीजिए अगर आप अपना एग्जांपल लेते हैं, टाइम के बियॉन्ड पे अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो भी वो डिफॉर्मेशन आता है, तो वो आपका स्ट्रेन हो गया। एज के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है तो भी डिफॉर्मेशन हो गया। तो ये सारी डिफॉर्मेशन प्लस स्ट्रेस, इसके बीच में क्या ग्राफ फॉलो करेगा कोई भी मटेरियल, तो वो पता चलता है आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। अब इसमें दिया गया है ए पॉइंट। ए पॉइंट जो होता है 0 से ए, अगर आप ओरिजिनल या ओरिजिन समझें तो ये है आपका ओरिजिन, मान लीजिए ओरिजिन है, यहाँ से आपको टेस्ट करना शुरू करना है। ये 0 से या ओ से ए है, मान लीजिए पॉइंट दिया हुआ है। अब ये जो लिमिट होती है ओ से ए, इसको आप हमेशा इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट मीन्स आपने यहाँ पर अगर इसको और अच्छे से समझना है तो स्केल बना लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने स्केल बना ली और इधर भी आपने स्केल बनाई। अब इसमें क्या है, 0 से ए मीन्स किसी भी मटेरियल की टेस्टिंग के लिए जब हमने इसको यूटीएम पे लगाया तो और लोड इस पे टेंसाइल लोड दिया। अब जब कोई भी मटेरियल को पे टेंसाइल लोड देंगे तो उसमें एलोंगेशन होगा। अब एलोंगेशन ये आप देखिए 0 से ए जो हो रहा है वो विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है, इसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट कैसे? मान लीजिए आपने कुछ लगाया तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन थोड़ा सा हुआ, फिर यहाँ लगाया थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हुआ, लेकिन जितना लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग इक्वल डिफॉर्मेशन हो रहा है। जितना यहाँ पे फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का यहाँ लगाया तो 10 के अकॉर्डिंग यहाँ डिफॉर्मेशन हुआ, फिर 20 का लगाया 20 के अकॉर्डिंग हुआ। इसी तरह करते करते मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 लगाया न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पर 100 तक प्रॉपर डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि ये ए पॉइंट से दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर ये जो लिमिट आ रही है यहाँ पर ये, तो ये है आपकी इलास्टिक लिमिट। इसको आप बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मींस यहाँ से यहाँ जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, जितना स्ट्रेस डेवलप हो रही है उतना ही डिफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब कि अगर यहाँ तक कोई भी मटेरियल पहुँचा, जैसे आप एग्जांपल इलास्टिक की ले सकते हैं कि आपने इलास्टिक को खींचा और उसके बाद छोड़ा, जैसे ही खींचा और उसके बाद छोड़ा तो वो अपनी शेप को रीगेन करता है, इसीलिए उसका नाम ही इलास्टिक है। तो जब रीगेन कर लिया, मान लीजिए यहाँ तक खींचा छोड़ा तो अपने लिमिट पे वो वापस वहीं पर आ गया, फिर खींचा छोड़ा वापस आ गया, मतलब कि जितना स्ट्रेस दे रहे हैं उतना ही स्ट्रेन हो रहा है। तो ये जो लिमिट है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है आपका इलास्टिक रीजन। ठीक है, यहाँ तक आपका, अगर यहाँ ए पॉइंट तक अगर मटेरियल है तो वो अपनी रीगेन कर लेगा शेप को, ये इसकी क्वालिटी होती है। अब इसके बाद आते हैं फिर आगे फर्दर फिर से लोड बढ़ाते हैं, मान लीजिए 100 से और ऊपर बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 150 लगा दिया। अब 150 पे आपको मिला बी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब बी पॉइंट, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तो 150 है, मतलब कि आपने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस 150 दिया, लेकिन अगर इस केस में देखेंगे स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, मींस मतलब प्लास्टिक रीजन में आ रहा है। ये प्लास्टिक रीजन मतलब जहाँ से वो अपनी शेप को वापस रिगेन ना कर सके। तो जब शेप को वापस रिगेन नहीं करेगा तो डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये पॉइंट होता है बी तक, वो आपका डिफॉर्मेशन कहलाता है। डिफॉर्मेशन यहाँ से
होना स्टार्ट होता है। यहाँ तक अगर देखा जाए तो इलास्टिक रेंज रहती है और बी से डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। फिर आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या होता है? इसको ही आप बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। जो सी पॉइंट होता है इसको ही आप बोलते हैं अपर ई पॉइंट। ये जो है आपका, इसको आप बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। इस सी पॉइंट को ही आप बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। और ये जो डी पॉइंट होता है इसको बोलते हैं आप लोअर यील्ड पॉइंट। ये होता है अपर यील्ड पॉइंट और ये होता है आपका लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट क्या चीज़ होती है? अब अपर यील्ड पॉइंट में क्या हुआ, आपने स्ट्रेस और बढ़ाया। मान लीजिए आपने स्ट्रेस दे दिया 170 कर दिया, या स्ट्रेस उसमें लोड के कारण स्ट्रेस जनरेट हुआ 170। अब स्ट्रेस 170 जब जनरेट हुआ तो आप देखो कि स्ट्रेस तो कम लग रहा है, लेकिन स्ट्रेन मतलब कि डिफॉर्मेशन और ज़्यादा हो रहा है। मीन्स क्या हुआ कि स्ट्रेस आप कम देते हैं और डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है इसे यील्डिंग कहते हैं। मतलब आपने स्ट्रेस, मतलब आपका स्ट्रेस जो लग रहा है वो कम हो रहा है, या स्ट्रेस जो आ रहा है वो कम आ रहा है, लेकिन यील्डिंग ज़्यादा आ रही है विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रेस जो होता है, डिफॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रहा है। तो ये सी पॉइंट पे तो थोड़ा था, तो इसे अपर यील्ड पॉइंट बोला क्योंकि ये ऊपर की तरफ है। अब ग्राफ सडनली डाउन हो रहा है, सडनली डाउन हो रहा है डी पॉइंट पे, तो ये जो होता है इसे आप बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इतना मतलब बहुत कम आपने स्ट्रेस दिया, लेकिन ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या होता है, डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो जो डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है, तो उसके कारण क्या होता है आपका ये लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी चीज़ में आपने लोड दिया ही नहीं, वो अपने आप मटेरियल डिफॉर्म हो रहा है। तो जब मटेरियल पे लोड ही नहीं लग रहा है, अपने आप डिफॉर्म होता है, तो उसी को यील्डिंग कहते हैं। लेकिन ऊपर कम था उसे अपर यील्ड पॉइंट कहा गया, नीचे ऑटोमेटिक अपने आप ज़्यादा होने लगा विदाउट लोडिंग ऑफ विदाउट इम्पैक्ट या विदाउट ऑपरेटिंग एनी लोड, तो उस केस में आपका यील्डिंग बढ़ गया। अब ये जो डी पॉइंट है ये पहुंच जाता है अल्टीमेट ई पॉइंट जो होता है, उसको आप बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब कि ये वो पॉइंट है जो आपको कल एग्जांपल आपको हमने एक स्प्रिंग का दिया था कि एक स्प्रिंग है आपकी, इसको आप खींच दो तो ये अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेती है। लेकिन इसको आप इतना ज़्यादा इलोंगेट कर दो, इतना ज़्यादा इलोंगेट कर दो कि वो एक अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाए। अल्टीमेट पॉइंट मतलब कि अगर अब उससे ज़्यादा आप इस पे लोड देते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो वो वापस शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। तो उस केस में क्या होता है, उस पोजीशन को ही बोला जाता है अल्टीमेट स्ट्रेस। जब वो एक अल्टीमेट पॉइंट, मतलब जैसे बोला नहीं था हमारा एक अल्टीमेट रीजन पॉइंट पहुंच गया, अगर उसके ऊपर होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है, यहाँ तक जो भी पहुंचता है आप देखो स्ट्रेस बहुत कम लग रहा है, लेकिन स्ट्रेन बहुत तेज़ी से हो रहा है। मतलब लोड लग ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिक आपका फ्लो हो रहा है। फ्लो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो फ्लो ऑफ मटेरियल शुरू हो जाता है, मतलब कि आपका नेक फॉर्मेशन शुरू हो जाता है कोई भी मटेरियल में। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अब अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद एक रीजन ऐसा आता है जहाँ पर फिर से आपका स्ट्रेस कम है। स्ट्रेस आप देखिए यहाँ पर ये वाला ग्राफ देखिए, अगर एफ पॉइंट देखिए तो स्ट्रेस बिल्कुल ही कम हो रहा है, स्ट्रेस हाई नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, फ्रैक्चर हो जाता है। इस पॉइंट पे आपका मटेरियल टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर मीन्स यहीं से आपका मटेरियल अलग हो जाता है और यहीं पर फेल्योर आ जाता है। तो ये पॉइंट जो होता है इसको आप बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल हमने आपको बताया। इसका तो आज का अगर आपका लेक्चर की बात करें तो हमने जो जो चीज़ें कवर अप करी है एक बार आपको बता देते हैं। फेलिंग फैक्टर्स, कंडीशन फॉर सेफ ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, आपको थ्योरी बताया पांचों, और उसके बाद ये पांचों थ्योरी यील्ड और फ्रैक्चर, कहाँ कहाँ पर यील्डिंग पॉइंट आते हैं, कहाँ कहाँ पर फ्रैक्चर आता है, और उसके बाद ये 5 थ्योरी जो थी आपकी 1 बाय 1 आपको डिस्क्राइब करा। तो अगर इसमें अगर आपको ये सबसे बेसिक पॉइंट इसमें यही होता है कि कोई भी मटेरियल को डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही आता है कि आपको फेल्योर ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर के सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, और उसके बारे में आपको कंसीडरेशन होनी चाहिए, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, उसको आप कैसे फॉलो करते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे तो हमेशा सेफ रीजन में रहेंगे, कोई भी मटेरियल हमेशा सेफ रीजन में ही डिजाइन होगा। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो मटेरियल हमेशा सेफ रीजन के बियॉन्ड चला जाएगा। जैसे ही मटेरियल बियॉन्ड जाएगा वैसे ही आप जो है वैसे ही फेल्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे
ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट।